तो हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है ग्राउंड लेवल पॉडकास्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नए नए लोगों को आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा जो लातूर के लिए एक अच्छा रोल प्ले किए हो। तो आज हमारे साथ है आईआईबी के डायरेक्टर चिराग सेनमा सर। सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लातूर एंड ऑल ओवर पीपल्स। Thank you. My name is चिराग शकराबाई सेनमा। मैं आईआईबी लातूर, कोल्हापुर, अकोला और पुणे से 4 ब्रांचेस को देखता हूँ। आईआईबी के फाउंडर डायरेक्टर प्राध्यापक गणेश चौगले सर है एंड करंट सीएमडी ऑफ द कंपनी श्री दशरथ पाटिल सर एंड आई टेक केयर ऑफ द बेसिकली लातूर, कोल्हापुर, अकोला एंड पुणे स्वारगेट यूनिट। ओ नाइस। सर, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव अहमदाबाद के पास एक कलोल टाउन है, उसके पास एक छोटा सा विलेज है चड़ासना। अच्छा। सो इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस जहाँ की शायद कुल आबादी ही 600 लोग होंगे। क्या 600 बात। फैमिली भी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 600 लोग होंगे। तो इट्स थोड़ा एक आइसोलेटेड विलेज है कलोल के पास। बहुत ही आइसोलेटेड लगता है। क्यों? 600 लोगों में क्या होता है उधर? हाँ, मतलब हाईवे के पास है गांव छोटा सा, अच्छा। बट ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग इज वेरी लेस, क्योंकि मतलब वहां पे पहले से जनसंख्या ही कम है, तो वहां पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्कूलिंग, ये सारी चीजें हमेशा कम ही रही है, मतलब पहले के अच्छा मुकाबले। अच्छा, मतलब कि फिर तो आप लोग 600 लोग थे तो इजीली एक दूसरे को पहचानते होगे क्योंकि तादाद ही कम थी। तो सर, वहां पे आप बचपन में क्या खेल ज्यादा पसंद करते थे? मैं बचपन में एक दो चीज, मतलब एक तो क्रिकेट और दूसरा कंचे खेलते हैं, ठीक यस यस, है। हम तो भी खेले स्कूल हैं। में मतलब ब्रेक टाइम वाज द बेस्ट प्लेस। मतलब ब्रेक टाइम के में आधा घंटा मिलता था, तो एक अच्छा। फटाफट घर से दौड़ के नाश्ता करके हाँ जितना टाइम सेव हो सके और क्रिकेट और कंचे खेलते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंचे इकट्ठा कर सके। अच्छा। ठीक है, दैट वाज द, आई मीन, स्कूल लाइफ मेमोरीज। आपकी स्कूल कौन सी थी सर? स्कूल गांव की छोटी सी, मतलब गवर्नमेंट स्कूल थी, अच्छा जहाँ पे मेरा बेसिक एजुकेशन हुआ है। अच्छा। और बाद में हायर एजुकेशन यानी कि 11th-12th के लिए गांव के नजदीक वाले गांव में जाना पड़ता था, क्योंकि बेसिकली 11th-12th हमारे गांव में अवेलेबल नहीं था। हाँ, क्योंकि वहाँ की तादाद भी कम थी तो शायद से वहाँ पे 11th-12th का गवर्नमेंट ने नहीं किया यस। होगा। सो सर, जैसे कि बचपन की बात चालू है हमारी, तो आपका सबसे खास दोस्त कौन था जिसके साथ आपने बहुत सारी शरारतें की हो, बहुत सारे झगड़े एंड ऑल, जैसे बचपन में जो चलते हैं? ऐसा कौन सा दोस्त है आपका? सिंस एक छोटा गांव होने की वजह से हर फैमिली एक दूसरे से बहुत अच्छा फैमिली वाइज ही जुड़े हुए थे। अच्छा ऐसे तो सारे दोस्त खास ही है, लेकिन अच्छा फिर भी एक दोस्त नैतिक जोशी, जो अच्छा। मतलब बचपन से साथ में था, जी। 11th-12th में भी साथ में था, अच्छा ग्रेजुएशन भी हमने साथ में की है। अच्छा। जस्ट मास्टर्स में हम दोनों अलग हुए थे, मतलब अलग अलग कॉलेजेस मिले थे। यस। हमारी स्ट्रीम अलग थी, लेकिन बेसिकली कॉलेज डेज एक ही थे। आज वो कुवैत के अंदर ऑयल इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा अरे वाह, है, एंड आई रियली फील प्राउड कि मतलब एक छोटे से गांव से उठ के मतलब वहां तक जाना, ये बहुत बहुत बढ़िया। कम लोग कर पाते हैं एक्चुअली। यस जी जी। सो और ऐसा कौन सा सपना है क्या आपका बचपन का जो कि अभी भी पूरा नहीं हो सकता है? ऐसा कौन सा कोई है क्या? मतलब जैसा आज की जनरेशन बहुत पहले से डिसाइड करके रहते हैं कि डॉक्टर बनना, यस, इंजीनियर हाँ बनना, हाँ हाँ। उतना अवेयरनेस तो मेरे टाइम पे नहीं था। तो ऐसे कोई बहुत बड़े सपने भी नहीं देखे थे। अच्छा लेकिन कैसा था कि हमारे जैसे गांव में ही एक हाईली एजुकेटेड पर्सन जो थे, जिन्होंने सबसे पहली बार पीएचडी किया था, तो अच्छा। मतलब वही आइडियल की तरह ठहरे हमेशा, कि मतलब उनके जैसा ही बनना चाहते थे, उनके जैसा बीएससी एमएससी करना चाहते थे। जी। ये डॉक्टर इंजीनियरिंग वाला भूत तो दिमाग में कभी आया ही नहीं, मतलब उस वक्त, क्योंकि गांव में जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे वो वही थे, तो उनको ही हमेशा आइडियल की तरह देखा। बढ़िया बढ़िया। मीन्स ऐसे होता है कि पीछे पहले पहले के लोग जो होते हैं, जैसा कोई 10वीं भी पास किया है गांव में, तो उसको कंधे पे बिठा के हार पहना के ढोल एब्सोल्यूट। वोल बजाते हुए एकदम बारात जैसे निकालते। अभी भी यूपी के अंदर शायद वो चीज होती है, हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। सो इसके अंदर और आपके जो लाइफ का स्ट्रगल है, इसके अंदर ऐसे कौन से टीचर है जिसको आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो, जिसकी वजह से आपने चीजों को सीरियसली लेना स्टार्ट किया? मतलब ऑनेस्टली दो टीचर्स जिन्होंने बेसिकली मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया अपनी लाइफ में। जी। एक हमेशा स्कूल टीचर की अगर मैं बात करूँ तो बिपिन सर। विपिन सर। वो हमारे मतलब सोशल स्टडीज के टीचर थे। अच्छा।
लेकिन बहुत ही अच्छा उन्होंने मतलब पढ़ाते पढ़ाते लाइफ के जो प्रिंसिपल सिखाए वो अच्छा। हमेशा बेसिकली याद रहे। और ग्रेजुएशन में एक हमारा पार्ट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि मतलब लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना। ये बात हमेशा याद रखना कि भारत छोटा नहीं और तू लंगड़ा नहीं। है है। ठीक है। मतलब कि एक शायराना अंदाज में कुछ बताया था, आपने उनको फॉलो किया। यस। और जो हमारे सामने बैठे हैं कि लातूर के, ये ऐसी वैसी बात नहीं है सर। मतलब कि हम जब आपके लिए स्टडी कर रहे थे, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, हमारी टीम भी, सो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे जो डॉक्टर नीट क्यों देते हैं कि डॉक्टर वगैरह अच्छा खासा डॉक्टर बने, तो उन लोगों को पढ़ाने वाला टीचर से हम लोग आज मिलने जाने वाले हैं कि कितने ऐसे बच्चे आगे चल के डॉक्टर बनेंगे और वो डॉक्टर कितनों की लाइफ बचाएंगे। मीन्स आप ऐसा पुण्य कमा रहे हो कि ये बहुत अलग लेवल का है ना। सो बचपन में आपको डर किससे लगता था सबसे ज्यादा? बचपन में तो सबसे ज्यादा पिताजी से ही डर लगता था। मतलब कभी भी शरारत करना तो ये तो सबसे पहले पापा से मार खाने वाला काम था एक्चुअली में। राइट। बट टुडे आई फील द वेरी वाइस वर्सा कि मतलब पेरेंट्स एक्चुअली बच्चे के लिए कितना करते हैं ये हाँ। बाद में ही समझ में आता है। राइट। कि मतलब उस एज में वो जितने मेरे साथ स्ट्रिक्ट थे हम्म। आज उतना ही मेरे साथ फ्रेंडली है। कि मतलब इसके लिए आज मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर पाता हूँ। बढ़िया। तो मुझे शायद मैं सबसे ज्यादा डरता था तो पिताजी से ही डरता था मान लो, ठीक है। जी। इसके अलावा ऐसे कोई उतना मैं शरारती विद्यार्थी नहीं था तो इसलिए ज्यादा मार नहीं खाई, कम खाई है। अच्छा। वो कम मार भी जो है बहुत असरदार बिल्कुल। होती है। सर आजकल का जो इन्वायरमेंट है, मैं हमेशा ये टॉपिक हर किसी के साथ निकालता हूँ कि मोबाइल एडिक्टेड जो बच्चे हैं छोटे, हालांकि नहीं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है लाइफ में बहुत जरूरी भी हो गई है। सो छोटे बच्चों को जो अपने पेरेंट्स लोग जो है कि चलो बहुत सता रहा है बस मोबाइल दे देंगे, चुप बैठ जाएगा, तो ये आदत पेरेंट्स लोग की कैसी लगती है आपको? सही है या गलत है? आपका व्यू बताइए। डेफिनेटली बच्चे के हाथ में मोबाइल उस एज में दे देना जिस एज में उसकी समझ न रहे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना, ये जी। बहुत ही घातक होता जा रहा है। जी। और इनफैक्ट बेसिकली बच्चों के अंदर आज हम पढ़ाते पढ़ाते भी ये बात एहसास करते हैं कि मतलब वो रील जनरेशन टाइप हो गया है। कैसा है कि एक रील्स 30 सेकंड 1 मिनट में जो बदलने की इच्छा रहती है हाँ। तो उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस, ये सब भी बेसिकली उतना ही रह गया है कि मतलब दे आर फोकस्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। राइट। उनको बेसिकली हर 30 सेकंड में कुछ नया लगता है, ठीक है। परफेक्ट। किसी एक चीज को लंबी देर तक देख नहीं पाते, ठीक है। राइट। राइट। एंड उनका कंसंट्रेशन ज्यादा देर तक मेंटेन भी नहीं रहता है। जी और वो बिल्कुल। आदत ऐसी चीज है कि लगाना आसान है, छोड़ाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट आज भी कई पेरेंट्स प्रयत्न करते हैं और हर पेरेंट मीटिंग में भी कभी कभी पेरेंट बोलते हैं कि सर आप ही हमारे बच्चों के हाथ से मोबाइल निकाल लीजिए। बट कितने परेशान हो गए पेरेंट्स। करेक्ट है। शायद कोविड के टाइम पे उन्होंने दे तो दिया जी। लेकिन बाद में वो निकाल नहीं छुड़ा पाए। नहीं पा रहे। सो जो आपने बोला था बहुत सही टॉपिक है कि वो जो स्वाइप करते हैं एडिक्शन, ऑटोमेटिकली आप काम कर रहे हो, फिजिकली कर रहे हो, वो एडिक्शन आते रह रहा है, फिर उसको खुद समझ में नहीं है मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ इतना। डेमो लेने बोलता हूँ किसी भी बच्चे का, छोटे बच्चे का, कि जो मोबाइल एडिक्टेड है उसको आप यूं बिठाओ 1 मिनट के लिए, वो बैठ पाता है कि नहीं आप देखिए। बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएगा, वो इरिटेट होगा। आपसे बहुत बच्चे, बहुत पेरेंट्स जुड़े हैं, है ना। तो इस चीज का सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है सर? इस चीज का सॉल्यूशन इस चीज का पहला सॉल्यूशन तो यही है कि पेरेंट्स ने मोबाइल का यूसेज कम करना। पेरेंट्स ने? क्योंकि अपन सिर्फ बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं लेकिन मैं जब पेरेंट्स मीटिंग में ऑब्जर्व करता हूँ तो जी। बहुत सारे पेरेंट्स भी मोबाइल एडिक्टेड है। अच्छा। तो सिर्फ बच्चे ही मोबाइल एडिक्टेड नहीं है, राइट। पेरेंट्स भी मोबाइल एडिक्टेड है। जी। तो अगर आप बेसिकली फैमिली टाइम के टाइम पे अगर मोबाइल का यूसेज घर में ही मिनिमम करें हाँ। तो बच्चे के अंदर कभी भी वो आदत पड़ेगी नहीं, मतलब उस चीज की। ऑब्वियसली। जो तो रूट कॉज है वो स्टूडेंट्स नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि रूट कॉज पेरेंट्स है एक्चुअली में। तो यही इसका आंसर मैं समझता हूँ। और सर अभी रिसेंटली एक टॉपिक जो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हॉट है और इसके ऊपर शायद हमें बात करना चाहिए कि नीट स्कैम जो प्रीवियसली हो गया था, तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? डेफिनेटली जो केसेस राइज हुए, जो बातें सामने आई
जी उन सब चीजों से बच्चों के मन के ऊपर एक गहरा प्रभाव तो जरूर पड़ा है। जी कि मतलब एक होता है कि एक विद्यार्थी ने 2 साल या 3 साल या 1 साल दिया जी रहता है किसी परीक्षा की तैयारी के लिए, जी और उतनी तैयारी करने के बाद 600+ मार्क्स लाने के बाद अगर एक आध विद्यार्थी को मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली ये अटमोस्ट शॉकिंग तो है एक विद्यार्थी के लिए। जी एट द सेम टाइम जो पेपर लीकेज के मामले सामने आए, जी या फिर बेसिकली कहीं पे इतने सारे विद्यार्थियों को 720 आउट ऑफ 720 कैसे अचानक से आ गए, कि हाँ मतलब बेसिकली एक आध वर्ष ऐसा था कि जहां एक आध ही विद्यार्थी 720 आउट ऑफ 720 था। जी इस साल अचानक से ऐसा हो गया कि इतने सारे विद्यार्थी 720 आउट ऑफ 720 आए। फिर कुछ ग्रेस मार्किंग सिस्टम जैसा कुछ नया सुनने को मिला इस बार। तो ये कुछ सारी चीजों ने मिलके हाँ नीट के ऊपर एक क्वेश्चन तो जरूर जनरेट किया। जी लेकिन उसके ऊपर राइट नाउ कोर्ट केस जो चल रहा है, जी जी तो लास्ट हियरिंग में भी गवर्नमेंट ने जितनी अपनी तरफ से प्रूफ देने हैं वो दिए हैं। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें डेफिनेटली इस नीट को तो सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। बस जो इन बच्चों का मन दुखा है बराबर है, उसको ठीक करना काफी डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी जब परीक्षाएं होती है, तो जी उसके अंदर इसमें ऐसी किसी भी प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जी ताकि विद्यार्थियों का मनोबल बना रहना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों के साथ कुछ ऐसा लगता भी है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो मैं सिर्फ इतना ही बात बोलना चाहूंगा कि एक बुरा दिन बुरा जीवन नहीं होता, एक बुरी घटना बढ़िया पूरा आयुष्य नहीं होती। तो सही इसलिए बेसिकली ठीक है, अगर कुछ हुआ भी है तो लेट्स मूव ऑन एंड प्रिपेयर वेल फॉर द नेक्स्ट वन। हाँ ना वही चीज को अगर वो लेके बैठेंगे तो वो टाइम वेस्ट करने से बेटर है उसको बनाने की कोशिश करें। करेक्ट। तो बहुत लोग मैं तो सोच के ही शौक था कि एक साल हमारे भी फ्रेंड्स हैं नीट प्रिपेयर करने वाले बहुत सारे हमारे भी फॉलोअर्स हैं तो एक साल डालते हैं पूरा वो हॉस्टल पे रहना खाना मम्मी पापा से दूर रहना ये सब चीजें उन लोग पूरा एक साल सहते हैं तो उन लोग के ऊपर इम्पैक्ट तो होना ही है बट उन लोग के लिए आप और क्या स्ट्रॉन्ग कुछ लाइंस बोलना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो गांव छोड़ के शहर छोड़ के आते हैं दूसरी जगह। डेफिनेटली मतलब 1 साल जब अपन घर छोड़ के आते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती है कि एक विद्यार्थी एक तो अकेला रहना सीखता है, पेरेंट्स से दूर रहता है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रगल करता है, टाइम पीरियड भी देता है। जी तो मैं हमेशा बच्चों के साथ एक बात करता हूँ, जो हमेशा कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, जी कि घटनाएं होती रहती है। जीवन में कभी भी हार न जाना, जी कभी हार भी गए तो कभी टूट न जाना, जी कभी टूट भी गए तो कभी बिखर न जाना, कभी बिखर भी गए तो फिर उठ जाना। कारण जमाना हमेशा उसी की सुनता है जिसमें फिर से उठने का दम होता है हमेशा। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा सर ये बात सुन के। और एक चीज सर आपके बारे में जब हम लोग को रिसर्च कर रहे थे जान रहे थे तो मैंने सुना है आपने बहुत से स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली भी हेल्प की है जिसकी वजह से उन लोग को एक अच्छा बेस मिला है क्या ये सही है। ये बात सही है कि आईआईबी इंस्टीट्यूट के अंदर काफी विद्यार्थियों को इकोनॉमिक हेल्प की जाती है। जी इसका जो आदर्श है वो हमारे प्राध्यापक गणेश चौगले सर हैं, जी कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1999 में की थी, और 2016 में जब उन्होंने निवृत्ति ली थी, रिटायरमेंट लिया था, जी तो सभी कमेटी ने मिलके कि भाई उन्होंने इतना वर्ष इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में लगाए हैं, तो उनकी कुछ रॉयल्टी बननी चाहिए। जी लेकिन उन्होंने रॉयल्टी न लेते हुए कहा कि जो रॉयल्टी का अमाउंट है वो विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति के फॉर्म में दे दिया जाए। क्या बात है। तो इसलिए एवरी ईयर उनकी रॉयल्टी का अमाउंट विद्यार्थियों के अंदर स्कॉलरशिप के फॉर्म में दिया जाता है। जी एंड आईआईबी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली लोगों को सोशली कनेक्ट करना जानता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अवेयर करवाना जानता है। तो इसलिए सर से ये बात सीख के आई पर्सनली मतलब जो अपने यहीं पे हासे गांव में जी जो एचआईवी पीड़ित विद्यार्थी हैं, तो वो सारे विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनको मैं पर्सनली मेरी तरफ से एक्चुअली मैं उनके एजुकेशन को प्रमोट करता हूँ। अरे वाह बढ़िया ग्रेट मतलब के ये सब चीजें आप इतने स्टूडेंट्स के सामने आप इतने स्टूडेंट्स को आप फेस करते हैं और उसके अंदर आप इस तरीके से भी हेल्प करते हैं मतलब कि बहुत बड़ी बात है मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक तो पढ़ाना मोटिवेट करना और लगे तो इस टाइप की हेल्प भी करना मतलब कि एक बेस बन रहा है स्टूडेंट्स का उसकी लाइफ का बेस बन रहा है बच्चों में बातें रहती है। तो मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ कि अदर क्लासेस के साथ आपका बॉन्ड कैसा है। आई मीन लातूर एक बहुत ही सुंदर जगह है, जी जो हर एक चीज को वेलकम करता है, जी इनफैक्ट एवरी क्लास को वेलकम करता है। एंड यहाँ पे जिस टाइप का हेल्दीनेस इवॉल्व है, कि मतलब ऐसा सिर्फ
बच्चों को लगता है कि ये क्लास वो क्लास, ठीक हाँ है, हाँ हाँ लेकिन डेफिनेटली सभी के अंदर बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, एक हेल्दी कंपटीशन है। जी और ये हेल्दी कंपटीशन जो है, जिसकी वजह से पूरा लातूर इवॉल्व हो रहा है, कि मतलब शायद 2016 में जब आईआईबी यहाँ पे आया था, जी तब पहली बार हमने बेंचेस इंट्रोड्यूस किए थे, कि उसके अच्छा पहले मतलब बच्चे नीचे बैठते थे एक्चुअली में। हाँ हाँ तो एक को देख के दूसरा सीखता है, दूसरे को देख के तीसरा सीखता है। राइट तो पहली बार बेंचेस इंट्रोड्यूस हुए, कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, एकेडमिक प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुई, जी एक प्रिंटेड नोट्स इंट्रोड्यूस हुए। मतलब आईआईबी हमेशा एक पायनियर रहा है किसी भी नई चीज को पहले करने के लिए, और बढ़िया उसकी वजह से बेसिकली एवरीवन हैव वेलकम्ड एवरी स्टेप। लोगों ने भी सीखा, लोग भी इवॉल्व हुए चीजों को लेके। बढ़िया सो मतलब देयर इज अ हेल्दी रिलेशन विद एवरीवन। बढ़िया बढ़िया ये चीज बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है लातूर के लिए कि लातूर का एक इन्वायरमेंट ऐसे ग्रो होते जा रहा है, जैसा एक दूसरे को देख के नहीं भाई मैं को इससे अच्छा करना है, तो ये एक दूसरे से ही सीखते हैं। मुझे टॉप मारना है, मैंने भी किया है। मैं भी इसी वजह से, जहाँ मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ सर। ग्रेट। सो हम लोग का ऐसा था कि भाई हाँ ये इतनी आवाजें निकाल रहा है, मैं इतनी आवाजें निकाल, मैं गोल्ड मेडल ला के दूंगा सर, मेरी गारंटी है। सो एक इसके अंदर मैनिफेस्टेशन भी था कि आपने किया है बचपन में कि आप यहाँ पे इतना एक अच्छा वाला इंस्टीट्यूट स्टैंड कर पाओगे कभी, मतलब आपने सोचा है क्या, मैनिफेस्ट किया था क्या? नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा लाइफ को सोच के तो प्लान नहीं किया था। जी मतलब सिंस मतलब मैं एक बहुत ही एक एवरेज प्रॉपर फैमिली से बिलोंग करता था। जी सो मतलब लाइफ में अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना वही सबसे बड़ा टारगेट रहता था। मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा सोच लेके चलना ऐसा कभी नहीं था। जी बट डेफिनेटली जब लातूर आया, और लातूर की एक मुझे जो खास बात लगती है कि जी लातूर में सिर्फ स्टूडेंट इवॉल्व नहीं होते, टीचर भी इवॉल्व होते हैं। यस मतलब यहाँ पे लातूर में टीचर सिर्फ विद्यार्थी को नहीं सिखाते, विद्यार्थी भी शिक्षक को सिखाते हैं अरे एक्चुअली में। वाह बढ़िया तो जिस टाइप के नेचर यहाँ पे जो विद्यार्थी में है, बहुत ही ग्रामीण विभाग से विद्यार्थी आते हैं, बहुत मेहनती रहते हैं, लेकिन जो मेहनत है ना, ये मैं कई जगहों पे काम किया हूँ, लेकिन लातूर के अलावा इतनी मेहनत करने वाले विद्यार्थी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। बढ़िया ठीक है, मतलब एक एक शहर जाने का अलग अलग उद्देश्य रहता है। राइट आप पुणे जाओ तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, जी दूसरे बड़ी सिटीज जाओ वहां बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लातूर आने का एक में उद्देश्य है, वो है एजुकेशन एक्चुअली में। ठीक है, बढ़िया तो लातूर इज इक्वल टू एजुकेशन है एक्चुअली में। मतलब ठीक हब है, बन हब है गया है वो। बिल्कुल। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके तो कभी नहीं काम किया, जी लेकिन जो मेहनत की बच्चों पे, बच्चों ने भी वो मेहनत देखी, परखी और अपनाया, और बेसिकली उसको यहाँ तक लाया। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स और लातूरकर और आजू बाजू के सारे विद्यार्थी जो लातूर आते हैं, जी उन सभी का धन्यवाद भी करता हूँ एक्चुअली। बढ़िया सर आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मतलब जॉइंट फैमिली है हमारी। हम्म, तो मेरे पिताजी, उनके 3 भाई, हम्म, आ, मेरे चाची, और बेसिकली मेरे सारे कजिन्स, हाँ, हम लोग एक 17 लोग एक घर में रहते हैं एक्चुअली में। हम्म, और मेरे खुद के मतलब मैं सिंगल हूँ, मतलब मेरे फादर मदर और मैं। हम्म, ठीक है, तो हमारा छोटा सा फैमिली है, मतलब इफ आई जस्ट कंसिडर माय अच्छा पेरेंट्स। ओके। अच्छा। सर आपके सक्सेस में आपके फैमिली का रोल क्या है? डेफिनेटली मेरे फादर और मदर दोनों का भी बहुत बड़ा रोल है। हम्म, आ, मेरे पापा हमेशा मुझसे एक चीज कहते थे, मतलब पहले उन्होंने खेती भी बहुत लंबे टाइम तक की हुई है, अच्छा तो वो हमेशा एक चीज कहते थे कि खेत जाने से खेत काम बोलता है। हाँ तो जब तक व्यक्ति खेत गया नहीं, हम्म, तब तक उसको मालूम भी नहीं कि खेत में क्या काम रहता है। अच्छा सबको यही लगता है कि बीज डाला, पानी डाला, हाँ न्यूट्रिशन डाला और पौधा उग गया। अच्छा लेकिन किसी भी चीज को आप समय दोगे तो आपको समझ में आएगा कि समय दे के ही उसकी परेशानियां भी जानोगे और उसका फल भी जानोगे। अच्छा तो इसलिए ऑलमोस्ट मैं 12 आवर्स इस इंस्टीट्यूट के अंदर ही स्पेंड करता हूँ, हम्म, ताकि मुझे इसकी छोटी से बड़ी बातें सब सीखने को भी मिले, समझने को भी मिले, अपनाने को भी मिले, और कुछ नया करने को भी मिले। अच्छा सर मतलब आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है तो आप खुद के लिए और फैमिली के लिए कैसा टाइम निकालते हैं? आई मीन हर दिन सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, अच्छा एंड मैं 5 बजे से 6 बजे तक एक मेडिटेशन करता हूँ। हम्म, एक 6 बजे मैं बेसिकली ब्लैक कॉफी एक लेता हूँ, और एक 7 बजे खाना खा लेता हूँ। अच्छा और सुबह 7 बजे खाने के बाद फिर शाम में सीधा 7:30 बजे ही खाना खाता हूँ। अच्छा इन बिटवीन में कुछ भी नहीं करता, लेकिन 8 to 8 इवनिंग हम्म, मैं इंस्टीट्यूट के अंदर पूरा स्पेंड करता हूँ। अच्छा
एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, आई थैंक कि मतलब मेरी फैमिली उतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने ये बात समझी है कि मतलब इस आदमी ने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित किया है, अच्छा तो इसलिए वो कभी मुझे ट्रबल नहीं करते एक्चुअली में। अच्छा ठीक है। सर पढ़ाने के अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है और पढ़ाने के अलावा रीडिंग मेरी बहुत बड़ी हॉबी है। अच्छा मतलब मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। सर आपकी फेवरेट बुक मेरी फेवरेट बुक जो है द सेंट द सर्फर एंड द सीईओ, अच्छा रिटन बाय रॉबिन शर्मा। हम्म एंड मैं ओशो जी की काफी किताबें पढ़ता हूँ एंड आई फॉलो हिज मेडिटेशन। यस सर जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप टीचिंग फील्ड में नहीं हो तो आप और किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं। अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं पॉलिटिशियन होता था। ठीक है। अच्छा सर आपने टीचर होना कब मतलब डिसाइड किया था। एक्चुअली मतलब इनिशियली आई वाज वेरी, मैं बहुत ही एक्टिव था मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी। अच्छा बट लेटर ऑन मतलब मुझे मेरी फैमिली को ऐसा लगता था कि आपने एक यूनिफॉर्म लाइफ जीनी चाहिए, एक अच्छा मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मतलब पॉलिटिक्स एक यूनिफॉर्म लाइफ नहीं होती है, डेफिनेटली वो भी एक होती है, अच्छा बट अकॉर्डिंग उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो उनकी बातों को मैंने रिस्पेक्ट करते हुए बेसिकली मतलब बीएससी किया, एमएससी किया। हाँ लेकिन वो होता है ना, गांव में एक छोटी सी फीलिंग रहती है, टीचर बोले तो मास्टर रहता है। हाँ ठीक है। मतलब जब मैं कोचिंग की तरफ मुड़ा था ना, तब तो मेरे पूरी फैमिली को अपोजिशन था उस बात को लेकर कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि मास्टर ऐसा लगता था स्कूल का। हाँ लेकिन जब मैं इवन मेरे पिताजी को बोलता था कि एक क्लास के अंदर 500 बच्चे बैठते थे, 400 बच्चे, मतलब उन दिनों की बात है ये सारी चीजें, तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि इतना बड़ा कभी क्लास भी होता है। हाँ ठीक है। लेकिन बाद में ग्रेजुअली जब उन्होंने खुद देखा, हाँ ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड परहैप्स टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जो मुझे लाइफ लॉन्ग एज अ स्टूडेंट रख सकता है, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया उसको। यस सर सर आप पढ़ाते वक्त थोड़ा फनी क्वेश्चन है लेकिन पढ़ाते वक्त किसी स्टूडेंट पे गुस्सा हुए हो क्या मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। पढ़ाते समय एक्चुअली मैं कुछ शब्द है जो इस्तेमाल करता रहता हूँ क्लास के अंदर, जैसे कि हाइड्रा, बाबा जी, ऐसा मतलब मैं बच्चों को छोटे छोटे शब्दों से बोलता रहता हूँ। हाँ बराबर है। ठीक है। हाँ लेकिन मतलब बच्चे उस बात को फनीली लेते हैं। हाँ ठीक है। नॉर्मली मेरे क्लास में बच्चे आवाज तो नहीं करते, तो मुझे आज तक उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी मतलब अच्छा डर जाते हैं। कभी। सर मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते तो उन सबको आप हैंडल कैसे करते हैं। देखिए मतलब लातूर में आने वाला हर बच्चा अच्छा जरूर होता है, हाँ लेकिन वो अच्छा रहता कि नहीं रहता ये अलग बात है। हाँ वो तो कि है। मतलब बेसिकली डेफिनेटली सारे बच्चों के पास टैलेंट एक समान ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका 10th तक का एजुकेशन ऐसा हुआ रहता है कि एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ना। अच्छा वो तो होता है। तो उसकी वजह से कैसा है, वो 11th में ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि वो किस गंभीर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हाँ और उसकी वजह से बच्चे 11th को पूरा नेग्लेक्ट कर लेते हैं। हाँ और जब तक उनको समझता है कि नीट की तैयारी कैसे करना, तब तक समय बहुत ज्यादा हाथ से चला गया हाँ होता है। वो होता है। तो इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं और जो कम अच्छे बच्चे हैं, उनमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक जागरूक विद्यार्थी है और एक जागरूक नहीं है, बस नहीं है उतना सही हाँ है। तो हम जो है बार बार टोचते तो रहते हैं ताकि हर बच्चा जगता रहे और आगे बढ़ता रहे। हाँ सर आजकल स्टूडेंट सुसाइड के अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं मतलब किसी भी एग्जाम का रिजल्ट लगाओ चाहे नीट हो एमपीएससी यूपीएससी तो अगर कम मार्क्स आए तो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं तो उन स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहेंगे। मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली प्रयत्न करना चाहिए वो बनने का जो आप बनना चाहते हो, हाँ लेकिन वो न मिले तो वो अंत किसी भी चीज का नहीं है। हाँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मान लो कि सपोज शायद मैंने सोचा होता कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनता, तो हो सकता था कि मैं खुद ही अकेला डॉक्टर बनता था, लेकिन आज मैं टीचर बना हूं तो हजारों बच्चों को डॉक्टर बना रहा हूं। तो फील्ड के बाद भी एक और फील्ड हो सकता है। तो जीवन में जितना प्लान ए इम्पोर्टेंट है, उतना लाइफ में प्लान बी को भी वैल्यू देना चाहिए। और ये पेरेंट्स और बच्चों ने दोनों ने भी समझना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और दी बेस्ट अपना देंगे। मतलब लाइफ में मुझे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मेरा 100% देने के बाद मेरा होना या ना होना ये एक अलग बात है। सर मतलब मेरी पर्सनल राय है कि स्टूडेंट की भी कोई गलती नहीं होती क्योंकि उनको घर से प्रेशर होता है कि आपको इतने मार्क्स लाने ही है या फिर जब रिजल्ट लो आता है तो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो उन पेरेंट्स को जो प्रेशर डालते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। इसमें दोनों बातें हैं कि मतलब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के भी जो कम्युनिकेशन गैप है
उसकी वजह से ही दोनों के अंदर गैर समझ निर्माण होता रहता है। हाँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मान लो कि आपने एक एग्जाम दिया, हम्म, एग्जाम से बाहर निकलते ही आपको घर से कॉल आया हाँ। और आपको पूछा गया कि पेपर कैसा गया, हम्म, तो आप उसका जवाब दे देते हो कि अच्छा गया। हाँ। ठीक है, अब अच्छा गया बोले तो पेरेंट को यही लगेगा कि उसके 500 मार्क्स आएंगे, 600 हाँ। मार्क्स आएंगे, यही लगेगा उसको। हाँ। बराबर है। जब मार्क्स आते तो मान लो कि 400 आए या 300 आए, हम्म, तो उन्होंने जो सुना हाँ। उससे जो अपेक्षा निर्माण हुई और जो उनको मिला, हम्म, इसमें जो गैप क्रिएट होता है, ये गैप की वजह से उस गैप के प्रेशर को कभी कभी पेरेंट भी हैंडल नहीं कर पाते नहीं, और कभी कभी बच्चा भी हैंडल नहीं कर पाता। हाँ। और पेरेंट्स ने भी ये बात जरूर ध्यान देना जरूरी है कि मतलब बच्चा जीवन में कुछ अच्छा करे, हाँ। बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हाँ। उसमें सफल हो ये हमारी प्रार्थना। लेकिन एक आध बार नहीं भी होता है हम्म, तो बेसिकली किसी भी फील्ड में अपना बच्चा कहीं पे भी व्यर्थ नहीं जाने वाला, कारण नीट हम्म, और जेडब्ल्यू जिस तरीके से बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, हम्म, वो बच्चा हमेशा आगे जाके किसी भी क्षेत्र के अंदर अच्छा ही कर सकता है एक्चुअली हाँ में। सर। ठीक है, हाँ सर, आजकल जो एक क्रेज है कि किसी को 10 के बाद पूछा कि आप आगे क्या करोगे तो बोलता ही नीट, मतलब सब स्टूडेंट यही बोल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? डेफिनेटली सब स्टूडेंट जो नीट या डॉक्टर बनने के प्रति इंक्लाइंड है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हाँ। मतलब अपना देश इतना बड़ा है हाँ। जिसमें आरोग्य, ठीक है, एक चैलेंजिंग टास्क है हमेशा, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स बनना ये अपने देश के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। तो डेफिनेटली विद्यार्थियों ने बस इतना ही याद रखना चाहिए कि किसी भी ड्रीम का जो आप चयन करते हैं वो आपकी तरफ से आया हुआ होना चाहिए, अच्छा। ना कि कहीं से सुना हुआ होना चाहिए, ना ही किसी की तरफ से गाइडेड होना चाहिए। हाँ। क्योंकि मोटिवेटेड एंड गाइडेड स्टूडेंट हम्म, ये थोड़ी देर तक ही आगे रन कर पाते हैं, हम्म, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट होते हैं हाँ। वो बेसिकली बहुत लंबी देर तक चल पाते हैं हाँ, एक्चुअली में। ठीक है, सर ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स है जो आप स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये करनी चाहिए? 5 हैबिट्स में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मैं समझता हूँ वो है, पहला तो डिसिप्लिन, हाँ। सेकंड कभी खुद से झूठ मत बोलो। हम्म, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यही बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ। मैं कर सकता हूँ उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना भी जरूरत कि आज मैं कहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। हम्म, थर्ड, कि मतलब पंक्चुअलिटी एंड प्रॉमिस, कि मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हर दिन सोचते हैं कि मैं पढ़ूंगा, हाँ। लेकिन पढ़ते बहुत कम लोग हैं। हाँ, वो तो है। मतलब 8 घंटे पढ़ना ये सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कितने लोग करते हैं ये एक अलग बात है। हाँ। चौथी बात इतनी सी है, बी ट्रांसपेरेंट टू द सोसाइटी एंड द पेरेंट्स। एंड पांचवी बात इतनी सी है कि कभी भी किसी भी चीज को ऑप्ट करने के लिए डरो मत। लोगों का क्या है, लोग इवेल्युएट करते ही रहते हैं, बराबर है। आपने अच्छा किया तो भी लोगों को लग सकता है कि वो एक चांस फैक्टर की वजह से होगा, आपने अच्छा नहीं किया तो भी लोगों को लग सकता है कि आपने मेहनत नहीं की, बराबर है। बट आप आपके साथ ट्रूथफुल रहो कि आपने अपना 100% दिया है। भी का लॉन्ग फॉर्म है आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। जैसे सबको लगता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, इसलिए वो सब इस ऐसे समझते हैं कि सिर्फ बायोलॉजी का है। जब ये कन्वर्ट हुआ पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री, ये कब हुआ? पहली बात तो मैं लोगों को क्लियर करता हूं कि आईआईबी का फुल फॉर्म आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी नहीं है एक्चुअली में। वो आईआईबी करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे कि पूरी मतलब जीवन का भी बेसिकली जैसे इवोल्यूशन एक सिंगल सेल से हुआ, बराबर है, वैसे ही महाराष्ट्र में बायोलॉजी से शुरू हुआ ये क्लास। बेसिकली आज फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ क्यों जुड़ा, कारण बायोलॉजी में आउट ऑफ विद्यार्थी आते थे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से एक्चुअली उनका सिलेक्शन कंपैरेटिवली कम हो रहा था महाराष्ट्र के अंदर। तो आईबी ने वो दायित्व लिया, वो जिम्मेदारी ली, और बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजी जितना ही टक्कर से, बराबर है, महाराष्ट्र के अंदर नीट की तैयारी कर सकते हैं, इस बात को सबसे पहले ही प्रमाणित किया। और चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, तीनों विषय में आउट ऑफ गुण आईआईबी से हमेशा आते हैं। ये जब एडमिशन प्रोसेस होती है आईआईबी में, जब ये स्कॉलरशिप, ये एडमिशन, ये स्टडी मटेरियल, ये सब कैसे चलता है, मैनेजमेंट कैसे होता पूरा? 8 ब्रांचेस एक सेंट्रल तरीके से चलती है, कि मतलब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ाया जाता है, एक यूनिफॉर्म तरीके के नोट्स मिलते हैं, और स्कॉलरशिप एग्जाम का नियोजन भी एक यूनिफॉर्म तरीके से किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों के अंदर केवल स्कॉलरशिप ही नहीं, लेकिन गुणवंत विद्यार्थियों को पहचान सके, ये मेजर उद्देश्य रहता है।
और वो परीक्षा का नियोजन सेंट्रली किया जाता है ताकि सभी ब्रांचेस को एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट से अपन चला सके एक्चुअली में। ये इंस्टीट्यूट गर्ल्स के सेफ्टी के लिए इधर बहुत ज्यादातर से गर्ल्स और बाहर से आती है, इसकी सेफ्टी के लिए इंस्टीट्यूट क्या क्या करता है? शायद अपना एकमेव इंस्टीट्यूट है जिसने ये सबसे पहली बार चालू किया था कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में एक तो क्लास के अंदर बीच में पार्टीशन होता है। तो पार्टीशन होने की वजह से गर्ल्स बैठते समय एक सेफ्टी फील करते हैं, एक कंफर्ट लेवल फील करते हैं कि उनको कहीं पे भी कोई स्टेयरिंग या किसी भी चीज का लुकिंग नहीं होता है। दूसरी बात है, आईआईबी के कैंपसेस इतने वेल इक्विप्ड है कि यहाँ पे गर्ल्स एंट्री और बॉयज एंट्री अलग होती है, तो कैंपस के अंदर किसी भी तरीके का टकराव होना मुश्किल है। एट द सेम टाइम गर्ल्स की सेफ्टी के लिए हर क्लासेस के अंदर कैमराज इंस्टॉल्ड है एंड गर्ल्स को हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आई फील इट वेरी प्राउड टू से कि मतलब लातूर में अपना एकमेव क्लास है कि जहाँ पे इतने सारे वॉशरूम्स है एंड इवन गर्ल्स के लिए सैनिटरी पैड एटीएम मशीन भी है अपने यहाँ पे, कि जो कैंपस के बाहर एक फ्रेश पेटल्स करके अपन ने एक एटीएम ओपन किया है जो कि पूरे क्लास एरिया के बच्चियों के लिए दिया हुआ है, तो दे कैन एक्सेस देयर एंड उनके लिए वो फैसिलिटी हमने कंफर्टेबल। सर पहले जैसे डॉक्टर बनने के लिए एक फॉर्मूला रहता था, बायोलॉजी 300 इधर 100 ऐसे करके 500 क्रॉस कर जाती, पर अभी क्या है? तो देखिए किसी भी स्पर्धा परीक्षा का जो फॉर्मूला होता है वो परीक्षा के बाद ही ठहरता है। कि मतलब बेसिकली उस परीक्षा के अंदर टॉपर कितना है, कटआउट कितना है और कितने स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर स्कोर किया है। डेफिनेटली जिस टाइप का पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ चेंज होते रहते हैं। अगर कभी पेपर कठिन आया तो कट ऑफ नीचे आ जाता है, पेपर इजी आया तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाता है, पेपर मीडियम रहा तो थोड़ा कट ऑफ एक नॉर्मलाइज तरीके से रेज होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेपर कैसा भी रहा स्पर्धा उतनी ही रहती है। लातूर में बहुत सारे ट्यूशन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आते इधर पढ़ने, क्या आपको लगता है कि इधर एम्स आना चाहिए? यहाँ पे एम्स आना चाहिए, एम्स इंस्टीट्यूट डेफिनेटली मैं ये तो नहीं जानता कि एम्स को एस्टेब्लिश करने का क्राइटेरिया क्या है, बट डेफिनेटली लातूर जब इतनी बड़ी डॉक्टर्स फैक्ट्री है तो उसको अगर एम्स से नवाजा जाए तो ये उसके अंदर 4 चांद ऐड करेगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र का महाब्रांड कैसे बना है? देखिए किसी भी चीज को ब्रांड बनने के लिए ब्रांड का केवल अर्थ इतना ही है कि विश्वास है। कि मतलब आईआईबी जो पेरेंट्स के साथ कमिट करता है, आईआईबी जो विद्यार्थी के साथ कमिट करता है, आईआईबी जितना विद्यार्थियों के प्रति मेहनत लेता है, बराबर है, इस बात का विश्वास है पेरेंट्स के अंदर। हाँ, अगर यहाँ कोई कम पड़ा तो केवल विद्यार्थी पड़ेगा, हम कहीं पे भी विद्यार्थी को देने में कम नहीं पड़ेगा। इधर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके बीच में एक क्रेज रहता है कि आईआईबी बोले तो चिराग सर, तो चिराग सर ऐसे एकदम क्रेज रहता कि चिराग सर, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते, स्टूडेंट्स ने उनको वो पदवी दी है, ऐसे बोलते। फिर चिराग सर अपने हैंड राइटिंग बोर्ड में जब भी लिखते वो पूरा कैपिटल में लिखते, पूरा वो पहले जो उनका आईआईबी का ड्रेस कोड नहीं था तब वो हर दिन एक नए नए कपड़े पहनते थे, नए शूज, ऐसे वो क्रेज थी, वो स्टूडेंट्स के बीच में जो क्रेज रहता वो बातें करते, उसके वजह से। हाँ, मतलब हैंड राइटिंग कैपिटल में लिखने का एक ही कारण है कि मेरी ओरिजिनल हैंड राइटिंग काफी खराब है, ठीक है। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है कि मतलब शायद अगर मैं अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग में लिखूं तो मैं खुद मतलब दूसरे कोई पढ़ नहीं पाएंगे। इनफैक्ट कैपिटल में इसलिए मैंने इवॉल्व किया था कि किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत नहीं रहे। स्पीड बहुत फास्ट है। हाँ, स्पीड लिखने की अच्छी इवॉल्व हुई, लेकिन कैपिटल में लिखते लिखते आज आदत ऐसी हो गई कि मुझे खुद की भी अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग आज याद नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। और रही बात ड्रेसिंग्स की, तो सिर्फ इतना ही है कि मतलब जीवन में जिस चीज की स्कैरसिटी लाइफ में रही उस चीज को आपको कभी तो पूरा करना है, ठीक है। तो मतलब अभी मैं और कहीं तो जाता नहीं हूँ, मैं 12 आवर्स इंस्टीट्यूट के अंदर ही स्पेंड करता हूँ, तो मेरे लिए यही स्टेज है, मेरे लिए यही प्लेग्राउंड है और मेरे लिए यही वर्किंग प्लेस है एक्चुअली में, ठीक है। एंड रिगार्डिंग जेनेटिक्स बस इतना ही है कि डेफिनेटली बच्चों को वो बायोलॉजी में टॉपिक कुछ हार्ड जाते हैं, उनमें से कुछ वो एक है और मैंने प्रयत्न किया है कि उस चीज को सिंप्लीफाई करने का। हाँ, मतलब जो मैंने यहाँ के बच्चों में एक टेंडेंसी नोट की है, यहाँ का बच्चा बहुत मेहनती है अगर टीचर विद्यार्थी से करवा के लेना जानता है। अगर बेसिकली करवा के लिया ना 100% वो बच्चे अच्छा करते हैं और डेफिनेटली करते हैं। आपने जैसे बोला कि यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रामीण से आते, तो अब आप अपना इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए कि जैसे पेरेंट्स को लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े हॉल रहते, बहुत 600 700 स्टूडेंट्स रहते एक साथ, टीचर नहीं देख सकते, ऐसे आप
इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए थोड़ा। ऐसा नहीं है एक्चुअली। लोगों ने जिस साल का लातूर देखा होता है वो उस साल के अकॉर्डिंग इमेजिन करते हैं। अभी समय के साथ साथ आईआईबी के अंदर इतने अच्छे अपग्रेडेशंस हुए हैं कि आज 50 स्टूडेंट्स की बैच, 100 स्टूडेंट्स की बैच, बराबर है 200 स्टूडेंट्स की बैच, ये सारी अलग अलग प्रकार की बैचेस भी अवेलेबल हैं। बल्कि लातूर में अपने जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कि मतलब प्रत्येक हॉल के अंदर आपको बेसिकली स्क्रीन अवेलेबल है जहाँ पे स्टूडेंट को वीडियो लर्निंग हो सकती है। बोर्ड्स इतने बड़े हैं कि जहाँ पे किसी भी चीज को विद्यार्थी एकदम क्लैरिटी से देख सकते हैं। और बेंचेस का अलाइनमेंट उस तरीके से होता है कि बच्चा आखिरी से लेके पहले तक टीचर जो है वो सभी बच्चों को आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। और सर ये जो हम लोग हमारी टीम है ये सब स्टूडेंट्स है, सो हम लोग जो ये अलग अलग लोगों से मुलाकात ले रहे हैं, अलग अलग लोगों के पर्सनल लाइफ में भी घुस रहे हैं, बचपन में भी घुस रहे हैं, ये सब चीजें लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये भी वही लोग हैं जो आप लोग हैं, सादे ही है बट इसके अंदर डिफरेंट क्या है, तो यही बताने के लिए। और अच्छे अच्छे जो लोग हैं सोशली वर्क करते हैं और स्ट्रगल करते हैं लोगों के लिए, तो हम ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं ग्राउंड लेवल पॉडकास्ट। तो आपको कैसा लगा? बिल्कुल, मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा इस बात को लेके कि आप जो अलग अलग लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं। जी जैसे अभी मैंने एसपी सर, मुंडे सर का इंटरव्यू देखा था। जी रियली ही इज अ इंस्पायरिंग पर्सन। यस और अगर किसी को सुन के, किसी को देख के जी अगर एकाध व्यक्ति का भी जीवन बदलता है तो इससे बड़ा काम और कोई भी नहीं होता एक्चुअली में। जी ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का ये सही यूज है जी कि जहाँ पे आप लोगों को लोगों के सामने रखते हैं जी कि जो लोग कुछ कर गए और जो लोग कुछ नहीं कर पाए उनमें अंतर सिर्फ इतना ही था कि मतलब बेसिकली उनके अंदर कुछ जो करने की जो चाहत थी जी वो इतनी मजबूत थी कि जिसकी वजह से वो कर पाए अच्छे से। राइट। जैसे कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मेरा एक क्वेश्चन बाकी रह गया, लातूर के अंदर आपको कहाँ का खाना पसंद आता है और क्या खाने में पसंद है आपको? एक्चुअली एक ऑनेस्ट फैक्ट बताऊं तो लातूर का जो फूड है ना जी वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। मतलब मैं कई शहरों में गया हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे बेसिकली लातूर का जो फूड है, लातूर में जो रेस्टोरेंट्स नए नए खुलते रहते हैं, जी मतलब मैं काफी फूडी भी हूँ। अच्छा लेकिन मतलब एक 6 महीने से मैंने मतलब पूरा अन्न छोड़ दिया है मतलब एक्चुअली में। ठीक है। तो इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। ठीक है। ओके लेकिन मैं काफी फूडी हूँ मतलब। तो मुझे लातूर में ऑलमोस्ट हर होटल का कुछ ना कुछ पसंद है। जी तो चाहे आप सुबह की चाय से लेके शाम की स्वीट डिश तक भी ले लो। जी ठीक है। देयर आर मेनी प्लेसेस बट मुझे जो लातूर में ज्यादा अच्छा लगता है वो है बिरयानी। ठीक अरे वाह है। बढ़िया। सो बिरयानी की बात आई तो मेरी मम्मी बहुत खास बिरयानी बनाती है। ग्रेट। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे से कनेक्टेड रहिए ग्राउंड लेवल पॉडकास्ट से, और अपने आपके पेरेंट्स लोगों के साथ भी ये शेयर कीजिए। बहुत सी चीज़ें आप लोगों की, स्टूडेंट्स लोगों की क्लियर होगी, और अपने बच्चों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करिए। और हमें सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे लातूर फूड ब्लॉगर भी है, उसे भी फॉलो कीजिए। और हमारी टीम जो हमारे कोलैब में आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, तो उनको भी आप फॉलो कीजिए। सभी लोग आर्टिस्ट है, सभी लोग अलग अलग आर्ट परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।